तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो ये आज हमारा चौथा क्लास है और ये जो क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेयर आप पढ़ रहे हैं, ये आज खत्म हो जाएगा। ठीक, 3 क्लास आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो अभी मैं इस पे आता हूँ। बिना टाइम को वेस्ट किए हमारा अगला मंडल क्या है? मेसोस्फीयर, मध्य मंडल। ठीक है दोस्तों, देखिए मध्य मंडल की ऊंचाई हमने सारा कुछ आपको याद करा दिया था। ठीक, आप अपने से मन में एक बार अपने मुंह में बोलिए एक क्या होता है। शुरू में आप बोलेंगे ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इन सब का हाइट वगैरह एल्टीट्यूड हमने सब करा दिया था। अपने मन में एक बार दिमाग में रखे रहिएगा। फिर यहाँ पे आइए, देखिए मेसोस्फीयर क्या कहता है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसकी ऊंचाई जो होती है 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। ठीक है, अब देखिए 50 जो 55 वाला था वो आपका था स्ट्रेटोपास, तो उसको भी 5 किलोमीटर को छोड़ दीजिए, तो 50 से 80 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे क्या हो रहा है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आ रही है। जब हम स्ट्रेटोस्फीयर को पढ़ रहे थे तो बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में क्या बढ़ोतरी हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कमी क्यों आ रही है? क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस पाई जाती है। तो ओजोन गैस क्या कर रहा है? हीट को ऑब्जर्व कर रहा है। जो सन रेज आ रही है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिक उस लेयर में हीट बढ़ जा रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा गैस ओजोन टाइप का, तो यहाँ पे तापमान में कमी हो गई। ठीक, और देखिए पूरे वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूरे वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल या न्यूनतम तापमान किस मंडल का होता है, तो -90 डिग्री, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड, नॉक्टिल्यूसेंट मेघ या नॉक्टिल्यूसेंट बादल क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये चीजें समझने लायक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, और ये हमारा मान लीजिए मेसोस्फेयर है। ठीक, तो एक चीज आप देखिएगा कि जब भी एक होता है उल्का और एक होता है उल्का पिंड, इंग्लिश में बोलते हैं मेटेरियोट्स, एक होता है मेटेरियोइट्स। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है, जैसे क्षुद्र ग्रह आप जानते हैं, जब हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे तो क्षुद्र ग्रह की चर्चा होगी। तो जैसे ही आप मंगल के बाद एक बेल्ट आती है क्षुद्र ग्रह की, ठीक है, खैर छोड़िए उसको, तो जो बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, ठीक, तो हमारे जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, अगर वो बड़ा है, ठीक, तो प्रवेश करेगा और उसकी स्पीड होती है, तो घर्षण करते हुए वायुमंडल में जब घर्षण होता है तो उसमें आग लग जाती है। ठीक, तो आग लगने से अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से जाता है तो आप कहते हैं शूटिंग स्टार है। आप अपनी मन्नत मांग सकते हैं वहां पे। ठीक है, कि जो भी टूटता हुआ तारा, आप कहते हैं कि भैया हमारा बिया उससे हो जाए, या हम सीधे आईएएस बन जाए, या हमारा सीधे एसएससी, जिसका जिसका जो जो सपना होता है अपना उस हिसाब से डिमांड करता है। तो देखिए क्या करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट आता है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, क्या है, अगर वो घर्षण करते हुए आता है तो जलने लगता है। अगर जलते जलते अगर वो छोटा हो गया और छोटा होके मध्य मंडल में आते आते अगर वो पूरी तरह से जल गया, समाप्त हो गया, ठीक, तो उसके जो धूल कण बनते हैं, ठीक, वो जो धूल कण आप देखते हैं उसके जो धुआं है, वही धुआं क्या होता है? नॉक्टिल्यूसेंट मेघ होता है या नॉक्टिल्यूसेंट बादल होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये उल्का है, ये खूब बर्निंग है, ठीक है, बहुत जलते हुए आ रहा है उल्का पिंड, और यहाँ आते आते खूब, ये देखिए थर्मोस्फेयर है, यहाँ आ रहा है और जल के छोटा हो गया और छोटा हो गया, छोटा होते होते मतलब इन क्षेत्रों में ये मान लीजिए मेसोस्फीयर है, इन क्षेत्रों में आके ये क्या कर रहा है? पूरी तरह से जल जा रहा है। ठीक है, तो जलने के बाद जो उसके राख बच रहे हैं, जो उसके धुएं बच रहे हैं, वो एक तरह से बादल का निर्माण करते हैं। ठीक, तो नॉक्टिल्यूसेंट उसको बादल कहा जाता है या मेघ कहा जाता है। अब आप सबको पता है क्या ये बादल बारिश कराएगा? कहाँ से बारिश कराएगा? अरे जब इसमें नमी है नहीं तो बारिश तो कराएगा नहीं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल वर्षा नहीं कराते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? नॉक्टिल्यूसेंट मेघ, जो कि मध्य मंडल में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए उल्का और उल्का पिंड में अंतर यही समझ लीजिए। अगर ये जलते 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 जलते, ठीक, यहाँ पे क्या है, छोटा भी हो गया, यहाँ से इतना बड़ा से अगर यहाँ जलते जलते छोटा हो गया, फिर भी खत्म नहीं हुआ, अगर जमीन पे गिर गया, अगर वो जमीन पे गिर गया तो वो हो जाता है उल्का पिंड, और ऊपर ही जलते जलते खत्म हो गया, जिसको आप कहते हैं शूटिंग स्टार, भाई जलते हुए दिख रहा है तो चमकेगा ही, तो अगर ऊपर ही खत्म हो गया तो उसको आप बोलेंगे उल्का। तो उल्का और उल्का पिंड में अंतर समझ में आया? ठीक, आगे देखिए, बस इसमें यही है। अब देखिए मेसोपास, मेसोपास हमने बताया था कि जैसे ही मेसोस्फेयर, ये जो मेसोस्फेयर का लेयर है और इसके बाद आपका है थर्मोस्फेयर का जो लेयर है, ठीक, तो
ये है 80 किलोमीटर और ये है 640 किलोमीटर। तो 80 से 90 किलोमीटर का जो एरिया है इसको बोलते हैं मेसोपास, क्योंकि इसमें थर्मोस्फेयर का विशेषता और मेसोस्फेयर की जो विशेषता आपस में मिलती हैं, फिर बराबर हो जाती हैं। हमने बोला था कि अचानक से नहीं कि 80 किलोमीटर बाद 81 पे जैसे ही गए तो थर्मोस्फेयर आ गया, ठीक है, थोड़ा ट्रांजिशन जोन होता है, लगभग तापमान भी बराबर होता है। तो इसमें हमने देखा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पूरे वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान किस मंडल में पाया जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, मेसोस्फेयर। किसमें, मध्य मंडल में। ठीक है दोस्तों, -90 डिग्री, ये आपके एसएससी वगैरह यूपीएससी के जो भी आप एग्जाम देते हैं उसमें -90 डिग्री देगा, लेकिन दृष्टि का अगर नेट जेआरएफ का बुक्स है तो उसमें सीधे दे दिया है आपका -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आइए चौथा, देखिए क्या है हमारा, नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर, जिसको बोलते हैं तापमंडल, और इसी को कहा जाता है आयन मंडल, जो कि 80 से 640 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे है। ठीक है दोस्तों, देखिए ऊंचाई के साथ अब इसमें तापमान में वृद्धि हो रही है, यहाँ पे तापमान में कमी हो रही थी, लेकिन इसमें ऊंचाई के साथ वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हम 80 या 90 किलोमीटर की ऊंचाई पे जा रहे हैं तो भाई सूर्य की किरण भी तो उतनी ही तेज लगेगी जब हम ऊंचाई पे जाएंगे तो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो भी गैस है, गैस तो मिलेंगे इसमें, ऐसा तो नहीं कि पूरा अंतरिक्ष हो गया। तो जो भी गैसियस एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि सूर्य के तापमान, जो सूर्य की जो किरण आती है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि फोटान के रूप में आती है, ठीक। तो फोटान के रूप में जब उसके किरण आती है सूर्य की, तो वहां पे जो भी गैसियस एलिमेंट होते हैं उनसे क्या करते हैं, आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो बना देते हैं आयन। ठीक, आयन बनाने से पहले देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो भी उनके गैस होते हैं, गैस के जो अणु होते हैं सूर्य की किरण से टकराते हैं तो वो विद्युत आवेशित कणों में बदल जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज में बदल जाते हैं। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, आयन, इसी को आयन कहते हैं, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आयन मंडल पड़ गया। ठीक है, ये इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा दोस्तों कि ये जो आयन मंडल होता है, आयन मंडल में ही रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। ठीक है, अब ये संचार व्यवस्था से आप ये समझिए कि जो भी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होती है, ठीक है, जैसे अगर पहले जमाने में क्या होता था कि एंटीना वाला सिस्टम चलता था ना, वो एल्युमिनियम का 4-5 ठो ऐसे टाइप का बना दिया जाता था, जैसे इस तरह से लग्गी लग जाता था, डंडा जिसको बोलते हैं, हम लोग के क्षेत्र में तो गोंजी भी बोला जाता है। तो ये देखिए ये लग गया एंटीना इस तरह से, ठीक, ये एंटीना लगा, ऐसे प्रकार का एंटीना लग जाता था। तो ये एंटीना का जो सिग्नल मिलता था, इन्हीं संचार व्यवस्था इसी की बात कर रही है। सिग्नल कहाँ मिलेगा, तापमंडल में, क्योंकि वहां पे आयन है। तो आयन मंडल में ही इसका सारा काम होता था। तो हम लोग पकड़वाते थे, बोलते थे कि आया कि नहीं आया, हल्का सा भी हाथ से हिल जाता था फिर झिलमिलाने लगता था पूरा टीवी। तो फिर हम लोग उसको किस तरह ईटा विटा लगा के सेट कर देते थे, फिर छोड़ देते थे। और ये अधिकतर उस केस में होता था जब मैच आते थे, क्योंकि उस समय देखिए हम लोग के समय के जो क्रिकेट प्रेमी होंगे वो इसको अच्छे से जानेंगे। अब तो इतने अच्छे अच्छे व्यवस्था चल दिया है कि क्या ये सब की जरूरत है, एक लग गया, क्या उसको बोलते हैं, गोल सा जो डिश टीवी वाला चलता है, उसके बाद एकदम बेफिक्र रहिए, 15 रुपए से लेकर 20 रुपए का रिचार्ज कराइए, स्टार स्पोर्ट्स आपको फ्री 1 महीना चलाइए, पूरा आईपीएल अगर उसमें आता तो आईपीएल चलाइए, जो चलाने चलाइए। ठीक है, तो वो सब बात की बातें हैं। तो तापमंडल को आप समझ गए। अब देखिए इसका नाम ही है तापमंडल, क्योंकि इसमें तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो तापमान जब बढ़ रहा है, क्योंकि सूर्य की मतलब हम सूर्य से और करीब जा रहे हैं ऊंचाई पे, तो गैसेस एलिमेंट क्या हो रहे हैं, आयोनाइज्ड हो जा रहे हैं। ठीक है, जो भी गैस के अणु होते हैं वो क्या है, विद्युत आवेशित कणों में बदल जाते हैं। ठीक, तो जिसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, इसीलिए इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखिएगा कि किस मंडल में हमारे संचार व्यवस्था को स्थापित किया जाता है, किस मंडल से हमारा संचार व्यवस्था चलता है। तो हमारा संचार व्यवस्था किस में चलेगा, तापमंडल या आयन मंडल। ठीक है दोस्तों, तो आज आपका मेसोस्फीयर खत्म हो गया, मध्य मंडल, दूसरा आपका तापमंडल या आयन मंडल खत्म हो गया। ठीक, अभी मैं आपको एक और मंडल बता के ये चैप्टर फिनिश कर देता हूं, जिसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। अब आपका नेक्स्ट है एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने तापमंडल को समझा। उसके बाद जो हमारा पांचवा मंडल है एक्सोस्फीयर, जिसको बोलते हैं बाह्य मंडल या फिर बहिर्मंडल, इसी को बोला जाता है। तो एल्टीट्यूड इसकी कितनी है, 640, मतलब अब जो तापमंडल का एल्टीट्यूड था 640 किलोमीटर, ये डायरेक्ट है आपका 1000 किलोमीटर तक। ठीक है, एल्टीट्यूड का हिंदी होगा तुंगता, मतलब आप हाइट कह सकते हैं इसको।
अब देखिए इसमें यही पॉइंट बनेगा कि वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत कौन सा मंडल है भैया, आपका होगा वायुमंडल। तापमान में वृद्धि होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए इसमें जो तापमान में वृद्धि हो रहा था तो यहाँ पे क्या है, गैसियस एलिमेंट पाए जा रहे हैं, ठीक। थर्मोस्फीयर में गैसियस एलिमेंट पाए जा रहे हैं जो कि आयनाइज्ड हो जा रहे हैं। अब देखिए मैं एक चीज आपको इसमें बताना भूल गया हूं, जो अभी आपको बता देता हूं। जो गैस के अणु होते हैं ना, अब आप देखिए यहाँ पे क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज में बदल जाते हैं। जो भी गैस है, अब जो सूर्य की किरण आ रही है एक फोटान के रूप में आती है, ठीक। तो फोटान के रूप में आती है, तो जब इस गैस के मॉलिक्यूल से जब वो टकराती है तो वो क्या करता है, एक प्रकाश उत्पन्न हो जाता है टकराने से। एक तो तापमान में क्या है, गर्मी भी है, और गर्मी के फोटान के रूप में आ रहे हैं, ठीक, हीट के रूप में आ रहे हैं। तो जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी ब्राइटेस्ट एनर्जी टाइप में निकलती है, ठीक। तो इससे ऑरोरा का फॉर्मेशन होता है। यहीं पे समझ लीजिए ऑरोरा, देखिए इसको बोलते हैं AURORA, इसको बोलते हैं ऑरोरा या ऑरोरा। ये हो गया हिंदी आपका, ठीक। अब देखिए ये जो ऑरोरा है ये आपको देखने को मिलेगा दोनों पोल पे, ठीक। उत्तरी ध्रुव पे भी देखने को मिलेगा और दक्षिणी ध्रुव पे भी देखने को मिलेगा, ठीक। अब ये ब्राइटेस्ट लाइट है, एक चमक उत्पन्न हो जाती है भाई। फोटान जो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज में जब टकराता है तो एक चमक उत्पन्न हो जाती है, और इस चमक को बोलते हैं ऑरोरा। जो कि उत्तरी ध्रुव पे इसका अलग नाम है और दक्षिणी ध्रुव पे इसका अलग नाम है। जो उत्तरी ध्रुव पे इसका नाम है, जो उत्तरी ध्रुव पे जो चमक ज्योति उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस। उसको बोलते हैं क्या, ऑरोरा बोरियालिस, ठीक। ये होगा आपका बोरियालिस, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नॉर्थ पोल। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल। मतलब कि अगर उत्तरी ध्रुव पे जो ऑरोरा आपका बन रहा है, उस ऑरोरा को क्या कहते हैं, तो उस ऑरोरा को बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस। उसको क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि जो उत्तरी चमक ज्योति होती है, उत्तरी चमक ज्योति होती है, उसका नाम क्या है, तो क्या है, ऑरोरा बोरियालिस। अब यही चीज अगर साउथ पोल पे हो रहा है, ठीक है, इसको अगर साउथ को क्या बोलेंगे, दक्षिणी, अगर या दक्षिण ध्रुव पे अगर ये हो रहा है तो इसका नाम सेम वही है, ऑरोरा ही शुरू का रहेगा। और यहाँ पे जो बोरियालिस है इसका नाम बदल के हो जाएगा ऑस्ट्रेलिस हो जाएगा, ठीक, ठीक है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस नीचे दिखना चाहिए सभी लोग को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑस्ट्रेलिस हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये आसान है, याद करना बहुत ही आसान है। पहले इतना समझिए कि जो चमक उत्तरी ध्रुव पे हो रहा है उसका नाम क्या है, ऑरोरा बोरियालिस। अब वही चमक अगर उत्पन्न हो रही है या साउथ पोल पे या दक्षिण ध्रुव पे अगर हम उसको देख रहे हैं तो उसका नाम हो जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि ये जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर 0 डिग्री क्या कर रहा है, इक्वेटर लाइन दो भाग में डिवाइड किया, उस उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर। उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध, और नीचे को क्या बोलते हैं, साउथ हेमिस्फेयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध। तो आप देखिए दक्षिणी गोलार्ध में आप पाएंगे कि एक कंटिनेंट है, और इस कंटिनेंट को बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो आप जानिएगा दक्षिण से मतलब दक्षिणी गोलार्ध पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो उसी प्रकार से अगर दक्षिणी ध्रुव पे ऑरोरा पूछेगा तो आप बोल देंगे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस हो जाएगा। आप ऐसे याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिस 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 बोलते रहेंगे, आप समझ जाएंगे। बस उसके बाद जो अकेला बच रहा है आप समझिए कि अकेला जो बोरियालिस बचेगा उसको क्या है, उत्तरी ध्रुव पे रहेगा। मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि ये जो ऑरोरा का फॉर्मेशन होता है, ऑरोरा देखने में कैसा, जो उत्तरी ध्रुव ज्योति या फिर जो फोटान से जब गैस मॉलिक्यूल्स टकराते हैं जो ज्योति उत्पन्न होती है तो क्या ब्राइटेस्ट रूप में होता है। तो उसका देखिए मैं फिगर आपके सामने रख रहा हूँ, ये देखिए है फिगर, ठीक है। ऐसे फिगर को हम लोग अपने कभी कभी वॉलपेपर में सेव रखते हैं। जैसे मेरा जब नया लैपटॉप आया था तो ये मुझे लग रहा है कि ये तो रैंडम नहीं था, हमने 1 या 2 वॉलपेपर जब बदला था तो हमें लग रहा था कि दूसरा या तीसरा वॉलपेपर इसी ऑरोरा का ही रखा था, ठीक है दोस्तों। तो आप ऑरोरा देख ली। अब आइए पॉइंट पे। तो क्या है कि अगर आपसे ये पूछेगा कि ऑरोरा का फॉर्मेशन या ऑरोरा का जो भी निर्माण होता है वो किस मंडल में होता है, ताप मंडल में होता है, आयन मंडल में होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे लास्ट में हमारा क्या है, एक्सोस्फीयर बाह्य मंडल, जिसका ऊंचाई आप सब लोग को याद हो गया होगा। और वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। तापमान में वृद्धि होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अब तो हम और हाइट पे जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, गैसेस एलिमेंट बहुत दूर दूर तक हो जाएंगे,
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गैस एलिमेंट फास्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गैस एलिमेंट थोड़ा दूर है, क्योंकि आयतन बढ़ जाएगा ना, ठीक। गैस एलिमेंट जब दूर हो जाएंगे तो फिर अगर कितनों तापमान बढ़े तो एक आपका मॉलिक्यूल्स कितनों गर्म हो जाए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप रॉकेट की स्पीड से भी जाएं, मान लीजिए, छोड़िए रॉकेट की बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना हवा इतना घर्षण होगा कि मैं उस चीज को इमेजिन अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप एरोप्लेन से जाएं, ठीक, अगर एरोप्लेन से जा रहे हैं, अगर आप एक्सोस्फीयर में हैं, ठीक है, वहां पे भी तापमान वृद्धि हो रही है, लेकिन वहां पे गैस मॉलिक्यूल काफी दूर हो चुके हैं। अगर एकमात्र गैस मॉलिक्यूल्स अगर ये गर्म होगा तो क्या ये आपका नुकसान पहुंचाएगा? अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन कंसेप्चुअल अगर आपके दिमाग में चल रहा हो, या कोई टीचर या कोई स्टूडेंट आपसे अगर पूछ दे, तो आप क्या जवाब देंगे? आप तो तुरंत सोचेंगे सर हाथ निकालें तो मेरा हाथ जल के कट के भस्म हो जाएगा पूरा, यही नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका एक मॉलिक्यूल्स में एक छोटा से जो एटम टाइप का जो मॉलिक्यूल्स, वो कितना कुछ हीट करके आपका भाई बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं करेगा। आप आराम से हाथ निकाल सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, फिर हाथ अपना अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसा कोई करने नहीं देगा आपको, लेकिन मैं प्रैक्टिकली रूप में बता दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत दूर है। देखिए यहाँ पे एक मैंने पॉइंट बताया है, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। जैसे ही आप 1000 किलोमीटर तक जाएंगे, या उसको थोड़ा सा ही क्रॉस करेंगे 1000 किलोमीटर, तो आप पाएंगे कि वहां पे वैन एलन रेडिएशन बेल्ट होता है। इसको आप लिख लीजिएगा, वैन एलन विकिरण बेल्ट, को कभी कभी पेटी भी कह देते हैं हिंदी में, आप बेल्ट ही याद रखिएगा, ठीक है। जिस तरह से हमारे एस्टेरॉयड होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जब हम पहुंचते हैं तो एक वैन एलन रेडिएशन बेल्ट हो जाता है। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट होता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये हो गया आपका क्षोभ मंडल हो गया, ये हो गया समताप मंडल, ये हो गया मध्य मंडल, ये पृथ्वी है, ये हो गया ताप मंडल, ये हो गया बाह्य मंडल। तो ठीक है, बाह्य मंडल के जस्ट मतलब उसी के आसपास के ही क्षेत्र होता है, जिसको बोलते हैं वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। इसका काम क्या है? वैसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा काम क्या, बस ये पूछ सकता है कि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट किस मंडल में पाया जाता है, तो आप बताइएगा एक्सोस्फीयर में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं बहिर्मंडल या बाह्य मंडल में पाया। इसका देखिए काम नियमता ये कि अब देखिए जैसे ही इनके ऊपर अगर हम जा रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि हम बहुत ऊपर, बहुत हाइट हम गेन कर चुके हैं, ठीक। तो अब देखिए ये पृथ्वी है, इसके बाद अगर आपको अगर मंगल ग्रह दिखने, तो उसके पास भी कुछ लेयर होंगे, कुछ एटमॉस्फेयर होंगे। तो इस प्रकार से जो दूसरे ग्रह होते हैं, या फिर जो दूसरे सितारे हो गए, जो चांद हो गए, अरे चांद कह रहे हैं, चांद में भी मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, जो दूसरे तारे हो गए, और ये जो गैलेक्सी से आने वाली जो कॉस्मिक वेव होती है, कॉस्मिक जो किरण होती है, ठीक है, कॉस्मिक जो तरंगे होती हैं, ये उनसे हमें हमारे वायुमंडल को बचाता है। अब ये कॉस्मिक वेव या कॉस्मिक किरण क्या होता है, ये आप सोलर सिस्टम में आप पढ़ेंगे, ठीक है। बस आप इतना जानिएगा कि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट निम्नलिखित में से किस मंडल में पाया जाएगा, तो आपके पास जो भी ऑप्शन रहेगा आप क्लियर करेंगे। ऑप्शन आपका क्लियर है, एक्सोस्फीयर में पाया जाएगा, बाह्य मंडल में पाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो वायुमंडल का पूरा हमने जो भी एक एक मंडल को हमने डिफाइन कर दिया, ठीक। आप यहाँ से अपना बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाते, वैसे अच्छी आदत नहीं है, नोट्स बनाना चाहिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो वीडियो को 3 से 4 बार अगर देख लेंगे ना, अगर आपका कोई एग्जाम नज़दीक में है, आप कुछ नहीं करना चाहते, तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्डिंग कर दीजिए, 1.25 कर दीजिए या 1.50 कर दीजिए। इतना फास्ट करके आप देखते जाएंगे, बस दिमाग में घुसते जाएगा, ठीक। और इसके बाद अगर आप वीडियो देख के पढ़ते भी हैं इसी चैप्टर को या नोट्स बनाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, आप बहुत आगे तक चले जाएंगे, बहुत आपको ज्ञान हो जाएगा। तो जो बच्चे आज फिर नए जुड़ रहे हैं, ये शायद मेरा चौथा पार्ट होगा आज वीडियो का, और अंतिम पार्ट है, तो आप तीसरा दूसरा पहला देख लीजिएगा। पूरा वायुमंडल खत्म, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा प्लेलिस्ट में दे दूंगा, कहीं मत जाइएगा, शुरू से लेके लास्ट तक पूरा वायुमंडल से क्वेश्चन जहां भी बनेगा इसके अंदर से ही बनेगा। आपका एग्जाम यहाँ में बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज ये वायुमंडल का चैप्टर खत्म होता है। और आज देखिए अभी तक तो मैं कुछ नहीं बोला हूँ, हमारे जैसे कुछ बहुत सारे जो दोस्त हैं
और दोस्त ही बोलते हैं, अधिकतर जो भी मेरे स्टूडेंट होते हैं मैं उनको दोस्त ही संबोधित करता हूँ। अपने मित्र यार होता है कि क्वेश्चन पूछने में आसानी होता है उनको। तो वो बोलेंगे सर लाइव क्लास लेंगे? तो हम बोले बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता है ना कि डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। जैसे किसी को अगर दिक्कत हो रहा है, सर ये नहीं समझ में, एक बार बता दीजिए। तो लाइव क्लास उसमें थोड़ा-सा पॉसिबल तभी होता है जब मैंने उनसे बोला कि यूट्यूब का एक पॉलिसी कि 1000 जब सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तभी आप लाइव क्लास कर पाएँगे। तो बस वही है कि सब्सक्राइबर अगर जितना जल्दी बढ़ जाएँगे, उतना जल्दी हम लाइव क्लास ले लेंगे। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे, संपूर्ण आपको ज्ञान मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप थोड़ा-सा देखिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं, बस सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, 1000 पहुँचा दीजिए, उसके बाद हम लाइव क्लास लेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।